हेलो। उत्तराखंड जगत के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज हैं। फर्स्ट है आपका शिक्षक भर्ती, अमान्य प्रमाण पत्र की जांच कर कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश में 2227 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला। प्रदेश में बेसिक के सहायक अध्यापकों के 2227 पदों पर चल रही भर्ती की शिक्षक ने अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मामला सामने आया है। भर्ती में शामिल कुछ उम्मीदवारों की ओर से इस शिकायत की गई है कि जनवरी 2012 से 2018 के बीच कुछ उम्मीदवार बीएड होने के बावजूद खुद को द्विवर्षीय डीएलएड दर्शाते हुए केंद्रीय शिक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए। 2015 और 17 में भी बीएड अभ्यर्थियों में खुद को डीएलएड दर्शाते हुए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र प्राप्त किए। अवैध तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद इन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। विभागीय स्तर से कार्रवाई न होने पर कुछ उम्मीदवारों की ओर से इस पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 9 दिसंबर 2021 को अभ्यर्थियों के आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया कि वर्ष जनवरी 2012 से 18 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठ शैक्षिक गुणांक की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है। उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। निदेशालय ने चयन प्रक्रिया में संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की जांच कर चयन में नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। अब इससे आपका कुछ और विद्यार्थियों को इससे फायदा मिल जाएगा। टीटी प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख पर फिर भी नहीं देखा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव बृजमन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय को लिखे पत्र में कहा है कि 31 अगस्त 2016 से 28 जून 2018 के बीच 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में बीएड प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया। परिषद की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रमाण पत्रों में प्रशिक्षण योग्यता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वहीं टीटी प्रमाण पत्र में कहा गया कि अर्हता संबंधी कोई जानकारी गलत मिलने पर प्रमाण पत्र निरस्त कर अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोरोना अपडेट देखिए। 716 लोग संक्रमित, 2 मरीजों की मौत। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 716 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। संक्रमितों की तुलना में 354 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे। वर्तमान में 7560 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। अब तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 27,277 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 22,056 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून जिले में 212, चमोली में 88, हरिद्वार में 87, पौड़ी में 74, उधम सिंह नगर में 38, चंपावत में 29, टिहरी में 26, पिथौरागढ़ में 21, उत्तरकाशी में 17, रुद्रप्रयाग में 14, बागेश्वर जिले में 7 संक्रमित मिले हैं। देहरादून और पौड़ी जिले में 2 संक्रमित की मौत हुई है, जिनमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर में एक मरीज ने दम तोड़ा है। तीसरी लहर में मरने वालों का आंकड़ा 217 पहुंच गया है। 354 मरीज ठीक हुए हैं। उन्हें मिलाकर 76,745 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। घोषणा को पूरा न करने पर हो कार्रवाई। तो यहाँ पर उत्तराखंड पर्यटन
पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र को गंभीरता से नहीं लेते। इनकी सबसे बड़ी वजह है कि इन्हें पूरा न करने पर इन दलों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है। तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय दल उत्तराखंड की अस्मिता के मूल सवालों की अनदेखी कर सत्ता हथियाने के लिए लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, जिसके कारण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी आज तक घोषित नहीं हो पाई है। उपमा के कहा कि हिमालयी पर्वत राज्य विधानसभा सीटों के परिसीमन से पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा हुई है। राजनीतिक दल चुनाव में जो वादे जनता से करते हैं उनको पूरा न करने पर उनके खिलाफ सख्त अधिकारी कार्रवाई करने की व्यवस्था आज के समय की मांग है, ताकि जनता को बार बार भ्रमित करने का सिलसिला बंद हो। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ऐसा होना भी चाहिए कि जो घोषणा पत्र हैं अगर कोई सरकार आती है उसे पूरा होना चाहिए। यहाँ पर कुछ जॉब अलर्ट है। मेडिकल पदों पर अवसर, तो जूनियर रेजिडेंसी के विभिन्न पदों पर भर्ती। तो इसमें आपकी आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। पात्रता है आवेदन के पास एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री हो और जो डिग्री राज्य केंद्रीय पंजीकृत अधिकारी द्वारा पंजीकृत हो। चयन का तरीका, इच्छुक उम्मीदवार अंतिम चयन के लिए निर्धारित तिथि और समय पर वॉक इन इंटरव्यू। तो आपका केवल वॉक इन इंटरव्यू की अनुसूची के आधार पर सभी डॉक्यूमेंट की मूल और एक फोटोकॉपी के साथ इंटरव्यू में शामिल हों। इन पदों के लिए कार्यकाल केवल अनुबंध के आधार पर 6 महीने के लिए होगा। तो इंटरव्यू की तिथि है 17 फरवरी 2022 को 9 बजे। आवेदन शुल्क 500। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। TFRI में भर्तियां शुरू। टेक्निकल असिस्टेंट के विभिन्न पद। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। पात्रता की मान्यता वाला बोर्ड से साइंस में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, मैट्रिक के साथ प्रोसेसिंग ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान वानिकी किसी विषय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखता हो। चयन प्रक्रिया, न्यूनतम योग्यता, अंक प्राप्त और लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में स्थान का निर्णय अंतिम होगा। टाइपिंग प्रवणता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा संबंधित पदों के लिए ट्रेड टेस्ट होगा और इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास करना होगा। और इसकी अंतिम तिथि है आपकी 9 मार्च। ठीक है, ऑनलाइन है। और यहाँ पर जो शुल्क है आपका 1300 है और यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, mponline.gov.in। तो यहाँ पर है आपकी डॉक्टर के विभिन्न पदों पर भर्तियाँ। अधिकतम आयु 55 वर्ष है। इन पदों के लिए पात्रता कट ऑफ 1 जनवरी 2022 को होगी। मान्यता प्राप्त संस्था से MBBS और जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्रिस्ट में MD, ENT, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी और MS DNG में डिग्री डिप्लोमा धारण करता हो। तो यहाँ पर आपके जो आपका शैक्षिक योग्यता है उसके कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। MBBS परीक्षा की प्राप्त कुल 60 अंक हैं। अगर आप जो MBBS की परीक्षा के प्राप्तांक हैं उनमें 60 नंबर हैं। तो जो आपकी MS, MD, DNB परीक्षा में प्राप्त कुल 40 अंक, डिप्लोमा प्राप्त के कुल 30 अंक निर्धारित हैं। अगर MBBS की परीक्षा में ग्रेड तो CBG अंक को प्रतिशत में बदला गया होगा तो उसी प्रतिशत के आधार पर माना जाएगा। और अंतिम तिथि आपकी यहाँ पर 28 फरवरी 2022 ऑनलाइन है। ठीक है, और यहाँ पर शुल्क दिया है 500 रुपया और यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो। उ- 39 शिक्षाविदों को सौंपा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का जिम्मा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षा NCERT ने नई शिक्षा नीति
20 के तहत नए पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश के 39 शिक्षकों को सौंपी है। यह शिक्षाविद 3 अलग-अलग कमेटियों से जुड़कर एनसीईआरटी के निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। गुरुवार को निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण आर के कुंवर ने कमेटी के प्रमुख और सदस्यों के नाम जारी किए हैं। बताया गया है कि पाठ्यक्रम के निर्माण की जिम्मेदारी विद्यालय शिक्षा संयुक्त स्टीयरिंग कमेटी, शिक्षक स्टीयरिंग कमेटी व प्रौढ़ शिक्षा स्टीयरिंग कमेटी को दी गई है। विद्यालय शिक्षा संयुक्त कमेटी के प्रमुख की जिम्मेदारी सीनेट के विभागाध्यक्ष डीसी गौड़ को सौंपी गई है, जबकि कमेटी में बतौर सदस्य एनसीईआरटी के उप निदेशक राज सी रावत, सहायक निदेशक केएन बिजवाण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के पूर्व निदेशक डॉक्टर आदर्श शर्मा, शीतला खेत डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर मंजरी जोशी, समग्र शिक्षा के राज्य समन्वयक अंजुम फातिमा, एवीएफ के अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के प्रतिनिधि एम्ब्रिज बिस्ट, राजकीय बाल इंटर ऋषिकेश के प्रधानाचार्य दीना राणा, सीएनआई गर्ल्स के प्रधानाचार्य विनीता मार्टिन, एनसीईआरटी की प्रवक्ता गंगा घुघतियाल, मोनिका गौड़, दीपक रावत, हेमू बिस्ट, डाइट रुड़की के प्रवक्ता मुजीब अहमद, रूम टू रीड के समन्वय पुष्पलता रावत, डाइट नैनीताल के प्रवक्ता विमल किशोर थपलियाल, जूनियर हाई स्कूल अखंडवाली भिलंग के सहायक अध्यापक सतीश चंद खिल्डियाल को शामिल किया गया है। शिक्षक शिक्षा स्टीयरिंग कमेटी के प्रमुख की जिम्मेदारी एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक कंचन रेवड़ाड़ी को सौंपी गई है। इसके अलावा कमेटी में 10 शिक्षक को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा स्टीयरिंग कमेटी के प्रमुख महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा के संयुक्त निदेशक एस बी जोशी होंगे।